देखिए, इसमें क्या है भाई कि जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनको यदि अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले अपना शरीर समझना पड़ेगा। और यदि आपको शरीर समझ में आ गया तो आप आगे बात कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात करने का कोई लाभ नहीं। अब इन लोगों ने क्या किया, जो जिसको हम उल्लूपैथी बोलते हैं, मतलब जो ये एलोपैथी है, ये असल में उल्लूपैथी है। ये करीब करीब 300 साल पुरानी है। और जिसने इसका मतलब इसका आइडिया दिया था एलोपैथी का, जिसके नाम पर आमतौर पे उल्लूपैथी वाले शपथ भी लेते हैं, जिसको हिपोक्रेट बोलते हैं। हिपोक्रेटिक ओथ जो ली जाती है ना, बचाने की और प्रयास करने के, इस टाइप से। तो उसने एक वक्त पे उसके अपने परिवार में जब लोग बीमार हुए और उसने जब ये दवाइयाँ, ये ड्रग्स अपने लोगों को दी, तो ये कहा था उसने खुद ही अपने आप ही कि ये हमने एक ऐसी लाइन शुरू कर दी है जिसमें आने वाले वक्त में लोग ज़्यादा बीमार हुआ करेंगे। यानी 300 साल पहले की बात अगर हम करेंगे तो मुझे तो नहीं मालूम है किस तरह की रहे होंगे 300 साल पहले, और आपको भी नहीं मालूम है। तो आप जानोगे मीडिया से। मीडिया मतलब अखबार या किताबें। और अगर उस वक्त की सही किताबों को डिलीट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो केवल वो इतिहास बचेगा या वो लिटरेचर बचेगा जो ये लोग चाहेंगे हमको बताना। फिर चाहे मतलब आजकल के हालात के हिसाब से चलना सिखाया जाए। जैसे आज आपके बच्चे देख रहे हैं कि देश में हालात नॉर्मल हैं, मतलब, लेकिन आज से 50 साल बाद यदि हमारे अगले जो बच्चे हैं, हमारी अगली पीढ़ियां हैं, वो जब अखबार उठाएंगी तो उनको क्या नज़र आएगा कि 2019 से लेकर 2025 तक भारत में इमरजेंसी रही थी, मेडिकल इमरजेंसी। आपको मालूम है, कल के न्यूज़ में आया है, छोटा सा एक न्यूज़ चला, मतलब कल नहीं, परसों का, सोमवार का, कि WHO ने भारत को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। देखो, इन्होंने कोशिश की लाने की। हम लोगों ने, जनता सरकार मोर्चा वालों ने लठ उठा लिए कि गाँव में टेस्टिंग करके दिखा दो, हम तुम्हें देख लेंगे। हमें पता था टेस्टिंग ही कोरोना है। और अब WHO ने बोला कि भाई इंडिया में तो ये प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं, तो इंडिया को उन्होंने कोरोना फ्री घोषित कर दिया। अब किया है, अब डॉक्यूमेंटेशन क्या बताएगी कि 2019 से लेकर 2025 तक एक दौर आया था जिसमें एक महामारी आई थी। उस महामारी की असलियत किसी को नहीं पता कि 2009 में इन लोगों ने महामारी की डेफिनेशन क्यों बदली थी, जिसके हिसाब से कोरोना को भी, मतलब स्वाइन फ्लू को भी, नॉर्मल फ्लू को भी ये लोग मतलब महामारी घोषित कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस उन्होंने 2009 में अपडेट की थी। अब ये सारी की सारी जानकारियां इनके पास हैं कि मानव शरीर काम कैसे करता है, ऋतुचर्या कैसे काम करती है, दिनचर्या कैसे काम करती है। यदि आप इतने बजे सोओगे तो आपके शरीर में ये चेंजेस आएंगे, यदि आप इतने बजे उठोगे तो ये आएंगे। आपके भोजन का समय क्या रहेगा, तो अगर आपने वो भोजन का समय आप बदल दो तो आपके शरीर के अंदर चेंजेस उस हिसाब के आने लग जाएंगे। आपका खान पान किस टाइप का है, आप सिंथेटिक खाते हो कि ऑर्गेनिक खाते हो, आप अपना घर में बना खाते हो कि बाज़ार से खाते हो, आप पैक्ड प्रिजर्वेटिव वाला खाते हो, एसिडिक खाते हो कि क्षारीय खाते हो, ताज़ा खाते हो कि बासी खाते हो, प्रोसेस्ड खाते हो कि पका हुआ खाते हो, बॉयल्ड खाते हो कि कच्चा खाते हो, किस तरह का आप खाते हो, उसके हिसाब से आपका शरीर अपने आप को एडजस्टमेंट देगा और उसके हिसाब से ही वो काम करेगा। और ये उन लोगों ने देख लिया, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसको अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम लोग उसको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम हेल्थ वाला बोलते हैं, HELL। तो वो उन लोगों ने क्या खेल खेला, 1948 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब ये बना, उससे पहले 1939 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक अपना म्यूजिशियन था, उसको एक बात बोली। उसने बोला कि जो तुम ये म्यूज़िक बजाते हो, मैंने उसका नाम लिखा था बाय चांस, मैं कल परसों ही उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, अगर मेरे अभी सामने आ गया तो मैं देख लूँगा। उसने बोला कि तुम लोग ना मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को बदल क्यों नहीं देते हो। जो साउंड इंजीनियर था बेसिकली, उसका नाम था बोरिस मेयर, BURRISMEYER। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
तो इसको रॉकफेलर फाउंडेशन बोलती है कि तुम लोग ये जो थ्योरेटिकल डिजाइनिंग और साउंड इंजीनियरिंग करते हो, तो तुम इसमें कोई ऐसी साउंड भी बना सकते हो जो मास हिस्टीरिया पैदा कर दे, जो लोगों के अंदर पैनिक अटैक पैदा कर दे, या जो लोगों के अंदर हिंसक भावना पैदा कर दे, या इमोशनली ब्रेक कर दे या लोगों को, या इस टाइप से कुछ कर सकते हो। तो उसने कहा हम कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग थी A44 पे कर दिया इस म्यूजिक को, जो पहले 432 हुआ करता था। अब 432 जो फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, वो सूद करती है, वो म्यूजिक आदमी को शांति देता है, वो म्यूजिक आदमी को कामनेस देता है, वो आदमी को मतलब ठहराव देता है। और A440 क्या करता है, वो मतलब शरीर के अंदर खरबली मचा देता है, क्योंकि सब कुछ है तो फ्रीक्वेंसी ही अल्टीमेटली, दिमाग है, ब्लड है, शरीर है। तो वर्ल्ड वॉर 2 का जब आउटब्रेक हुआ, उससे जस्ट पहले जून 1939 में इन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को टेस्ट किया, तो देखा कि वो हमारे थॉट्स को डिस्टर्बिंग तरीके से डिस्ट्रक्टिव लेवल पे लेकर जाने लग गई। वो फ्रीक्वेंसी 440 हमारे अंदर डिसहार्मनी, डिसरप्शन और डिसयूनिटी, मतलब हमारे को अलग थलग रखना शुरू कर दिया उसने। अब वो खेल खेला। इससे पहले वो जब अंग्रेज यहाँ हुआ करते थे, तो जैसे चाय हमारा पदार्थ नहीं है, जहाँ जिस जगह का वो पदार्थ है, चाहे सिक्किम का इलाका ले लो, चाहे आप फिर हिमाचल का कुछ एरिया ले लो जहाँ पर चाय उगती है, वहाँ उन्होंने उगाई उस मौसम पे। तो कहवा और चाय वहाँ का है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, हमारा था नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को चाय पीने की आदत पड़ जाए तो इनके शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये उन्होंने हमारी जो आयुर्वेद की किताबें हैं उनसे उन्होंने जान लिया था। अब 5000 साल पहले का इतिहास, मतलब मेडिकल साइंस हमारे पास है, और मेडिकल साइंस कहती है कि आपको यदि ठीक रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको सूरज उगने के कम से कम 3 घंटे के बाद खाना खाना है, और सूरज उगने से 2-3 घंटे पहले कम से कम आपको उठना है। और उठ करके जब आप उस टाइम तक काम करोगे तो वो एक तरह से आपका फास्टिंग हो जाएगी। और जब आप खाना खाओगे उस वक्त भी क्या खाना है, किस मौसम में क्या खाना है, वो अलग पॉइंट्स हैं। लेकिन एक पॉइंट उन्होंने स्पेशली बोला है कि जब सूरज छिप जाएगा शाम को, सनसेट के आपको 2-3 घंटे के अंदर अंदर सो जाना है, और भोजन पचने में 2-3 घंटे लगते हैं। तो आपको खाना खाना है तो सूरज के रहते खाना है, क्योंकि हमारे जो शरीर में जो अग्नि है, जो जिसको हम लोग जठरा अग्नि बोलते हैं, वो तब तक ही काम करती है जब तक सूरज की रोशनी हमारे आसपास है, यानी छिपने के 1-2 घंटे तक, और भी बस आप ये समझ लीजिए। उसके बाद हमारा लीवर काम नहीं करेगा, तो शरीर ने जो भी खाया है वो मल रूप में ही रहेगा और मल रूप में ही बाहर निकल जाएगा, मतलब उसको शरीर को पोषण नहीं मिलेगा उससे। यानी जो भी आदमी शाम को खाएगा उसको पोषण नहीं मिलेगा, पेट तो भर जाएगा लेकिन वो शरीर उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, वो मल रूप में गया और मल रूप में ही निकल जाएगा। अब ये मालूम था उनको। और जिन भी आदमियों ने सनसेट के बाद जितना लेट खाना खाया या जो जितने लेट तक वो जागे रहे, उन लोगों को उनका लीवर फैटी हो जाएगा। अब यदि आप अपने आसपास किसी भी उल्लूपैथी के डॉक्टर से पूछोगे तो वो उससे ये पूछना कि डॉक्टर साहब शहर में रहने वाले कितने प्रतिशत लोगों का लीवर फैटी है, या अब तो गांव में भी रहने वाले, क्योंकि अब तो गांव में लाइट आ गई है और टीवी आ गया है, मोबाइल आ गया है, जिसकी वजह से खान पान की और ये आदतें धीरे बदल रही है। तो आपको पता चलेगा कि 100% लोगों का लीवर फैटी है, यानी कि 100%। जो भी एक बार एलोपैथी में गया है, ऑब्वियसली इसका मतलब है उसे या तो शरीर का ज्ञान नहीं है, और उसका अगर टेस्ट करेंगे तो वो मिलेगा। अब यही चीज़ जो आपने अभी सेक्सुअली एक्टिव होने के बारे में बात कही है, ये भी मालूम है उन लोगों को कि बच्चा हमारा जिस तरह का साहित्य पढ़ेगा, जिस तरह की मतलब बातें सुनेगा, जिस तरह के माहौल में रहेगा, जिस तरह की बात वो करेगा, वैसी ही उसकी सोच हो जाएगी। ऊपर से फिर खान पान का अपना रोल है ही, ये भी उनको मालूम है। तो बच्चों को खान पान और उनका लाइफस्टाइल ऐसा दे दो
जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी प्यूबर्टी की तरफ बढ़ने लग जाएं और उनके अंदर वो क्वेश्चंस आने लग जाएं जो एक वयस्क के दिमाग में आते हैं, उनके दिमाग में भी वो आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए वो सहारा लेने लग गए फिर कार्टून्स का, इसके लिए सहारा लेने लग गए वो अपने जो उनके कार्टून कैरेक्टर्स का, उनके फेवरेट मतलब जितने भी वो क्या बोलते हैं उनको हम, आर्टिस्ट का, तो वो जो बोल देंगे उसी को वो लोग सही मानना शुरू कर देंगे, ऐसा उनको पता है। ये मतलब उन लोगों को बड़ा स्पष्ट पता है कि बच्चे का दिमाग तो बच्चे का दिमाग होता है, उसको तो जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लो। उसको मैनिपुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके दिमाग में वो शब्द ही तो डालना है बस। उसके दिमाग में वो शब्द गया और वो उसके बारे में सवाल पूछने लग जाएगा। सवाल का जवाब ऑब्वियसली नहीं मिलेगा क्योंकि माँ बाप शर्माएंगे कि अभी बच्चा है और उसका जवाब कहाँ ढूंढेगा। लिटरेचर आज के टाइम पे तो आपके फ़ोन में मतलब एआई भी आ गई है कि जो आपके हर सवाल का जवाब दे देती है। अब एआई पे सर्च करेगा और वो अपनी जिज्ञासाओं को जैसे जैसे ढूंढेगा। एआई का भी बड़ा खेल है, आपके फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 24 आवर देख रहा है कि आपका फ़ोन कौन चला रहा है। जैसे ही ये मालूम पड़ता है एआई को कि आपका कोई बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, वो विंडो पे पॉपअप हो जाएगा जो बच्चों को देना चाहते हो, जो बच्चों को वो देना चाहते हैं, सॉरी आप नहीं, और वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के दिमाग में डालना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन बच्चे के सामने आ जाएगी। उसी टाइप की फिल्में, उसी टाइप के आर्टिकल्स, उसी टाइप के कैरेक्टर्स, उसी टाइप की फ़ोटोग्राफ्स, और उसके बाद उस बच्चे के अंदर वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि एक तो खान पान का क्या खेल है कि उनको पता है कि बॉडी को यदि हेल्दी रखना है तो हेल्दी खाना ज़रूरी है। अब शरीर को यदि अनहेल्दी करना है तो खाना अनहेल्दी कर दो। खाने अनहेल्दी में क्या है, एक बार कोई भी अवेयर पेरेंट यदि आप यहाँ हमारी वीडियो को सुन रहा है और इस पूरे के पूरे चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार वो अपने बच्चे के स्कूल चला जाए और स्कूल में जाकर उनकी कैंटीन को देख ले। कैंटीन में जो पैकेट वाला खाना है, उस पैकेट वाले खाने पर इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, एक बार चेक कर लो, उन इंग्रेडिएंट्स के साइड इफ़ेक्ट चेक कर लो। और दूसरे नंबर पर चेक कर लो जो तेल इस्तेमाल कर रहा है कैंटीन वाला। हमने लगभग 3 महीने तक एक ड्राइव चलाई थी कि हम कहीं भी जाते, कोई भी खाने का आउटलेट मिलता, वो आउटलेट वाले से हम लोग पूछते कि भाई तुम तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो, भाई तुम अनाज कहाँ से लाते हो, आटा कहाँ से लाते हो, चावल कहाँ से लाते हो, कितने रुपए रेट पड़ता है, अगर तुम ये सही ओरिजिनल रखो तो क्या हाल है और कैसा रहेगा। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि रिप्लाई क्या आता है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मैंने गलत बोल दिया, 100%, मैंने 100% बोला है, ध्यान देना। यानी मुझे अभी तक एक भी ढाबा, होटल, कैंटीन, हॉस्टल, मेस नहीं मिली है जहां पर कच्ची घानी का या ऑर्गेनिक सरसों, देसी सरसों का तेल इस्तेमाल होता हो। एक भी नहीं मिली। मतलब 100% आउटलेट के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का तेल, या कॉटन सीड ऑयल, या राइस ब्रेन, या पाम ऑयल, या रिफाइंड। अब इनमें से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो नपुंसकता लेके आती है, जो मतलब ये पाम ऑयल है, राइस ब्रेन है, ये तो हजम ही नहीं होते, ये कैंसरस होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे ये सब खा रहे हैं। और ये सब खाने की वजह से जो शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं, इधर से दिमाग के अंदर चल रहा है जो मैटर, जो मटेरियल हमको टीवी ने परोसा है, जो मटेरियल हमको मोबाइल ने परोसा है, जो हमारे कार्टून कैरेक्टर्स ने परोसा है। जो भी माँ बाप देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार जरा गौर फरमाइए, आपका बच्चा कार्टून्स कैरेक्टर कौन से देख रहा है, फिर उन कार्टून्स को एक बार, एक हफ्ता लगातार देखिए और उसमें देखिए कितनी बार वो कार्टून कैरेक्टर अपने घर वालों से बदतमीजी कर रहा है, कितनी बार वो कार्टून कैरेक्टर नेगेटिव इमोशंस के साथ बात कर रहा है, कितनी बार वो कार्टून कैरेक्टर समलैंगिकता को प्रमोट कर रहा है।
और कितनी बार वो सेक्सुअल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है। आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चों के अंदर आ रहे ये चेंजेस, ये सारे के सारे चारों तरफ से घूम कर, मतलब चारों तरफ से एक तरह से जैसे घेर करके हमारे बच्चे को जबरदस्ती परोसे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब ये जो बच्चों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ये इस तरह से आ रहे हैं कि आज के टाइम पे पीरियड्स जो हैं, आपने बताया 11-12 साल के, असलियत ये है कि 9-10 साल की बच्चियों को भी अब पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब मतलब एक टाइम पे ये लोग लेकर के जिस तरह का खेल ये लोग खेल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा गेम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये नर बीज को ख़त्म कर रहे हैं। नर बीज को गौर से देखोगे यदि आप, तो जो गाँव में गाय और भैंस को हम लोग नए दूध करवा रहे हैं और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम लोग उनको नए दूध करते हैं, तो उसमें सिर्फ बच्ची या फिर कटड़ी ही पैदा हो रही है, उसमें बछड़ा और कटड़ा पैदा नहीं हो रहा है। इसी तरह से खेत में भी यदि हम लोग बीज डाल रहे हैं तो वो सारे बीज लगभग बांझ हैं, वो दोबारा से अगली फसल पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, आदमी में भी यही हो रहा है, आदमी का जो स्पर्म काउंट है वो घट रहा है। और WHO ने भी ये वार्निंग जारी की थी कि 2050 तक भारत में मेल स्पर्म काउंट 0 हो जाएगा, यानी कि आदमी पुरुष जो हैं वो बाप बनने लायक रहेंगे ही नहीं। ये उनको कहाँ से पता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जो लोग हमको सुन रहे हैं, जो निडर इंडिया चैनल पे हैं, जो अपने जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं, उन सबको हम लोग ये पहले से बता रहे हैं कि भाई उनका प्लान ये है कि बीज खत्म हो जाए, तो अब आपको प्रजनन के लिए भी उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ साथ जो IVF की टेक्निक है वो भी सारी उन्हीं की है जिनकी ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, जिनका माइक्रोसॉफ्ट है, जिनकी WHO है, जिनका सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेडिकल साइंसेज और मेडिकल का जो WHO वाला जो सिलेबस है, जो मेडिकल वाला सिलेबस IMA का, वो तैयार करते हैं। तो सारी साइंस ये वहाँ घूम फिर के वहाँ जाती है कि किसी तरह से एक बार जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। एक बार हार्मनी डिस्टर्ब हो गई, फिर उसके बाद तो सब कुछ आसान हो जाएगा ना उनके लिए कंट्रोल करना, जो कि उनका असली मकसद है। जी, कंट्रोल करने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है कि जितना कंट्रोल हो सके उतना कंट्रोल, टोटल कंट्रोल के लिए ये जितना भी खेल है ये टोटल कंट्रोल के लिए खेला जा रहा है। कि टोटल कंट्रोल का मतलब है रोटी, पानी, बिजली, आना जाना, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका खेत, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग। कहना मतलब आप अपने आप सॉवरेनिटी से ना जी पाओ, ये असली खेल है, असली पर्पस उनका ये है। डॉक्टर साहब, वैसे अगर औसतन अपन एज देखें तो 80-90 साल की उम्र होती है। इस उम्र के बाद तो जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं उनको भी इस दुनिया से विदा लेना ही है, तो कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं जब उनको जाना ही है यहाँ से? फिर आप मकान क्यों बनाते हो 25, 30, 50 साल का आगे सोचकर कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए एक कमरा बना देते हैं, 3 बच्चे हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, लड़कियों की तो शादी हो जाएगी, लड़के ऐसे हो जाएंगे, ऐसा करके हम प्लान नहीं करते हैं क्या अगली पीढ़ी के लिए? तो सबसे पहली बात तो वो अगली पीढ़ी के लिए प्लान करते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आज आपको रिवील कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको सर्च करनी है और रिसर्च करनी है, सबको, जो लोग भी सुनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं समय से आगे की बोल देता हूँ तो फिर वो हजम नहीं होती है, तो फिर मुझे रिजेक्ट कर देते होते हैं वो लोग ना। और मैंने ये बातें 2020 में जब बोली थी तब तो मुझे बिल्कुल ही थपेड़े पड़ते थे, मतलब इतनी गालियाँ पड़ती थी ना सोशल मीडिया पे कि क्या उलझुल बातें करता रहता है। और अभी फिर क्योंकि एलोन मस्क ने ये बोल दिया है तो अब मेरे लिए बोलना आसान हो जाएगा। न्यूरालिंक एक कंपनी है एलोन मस्क की, जिसमें वो माइक्रोचिप लगा रहे हैं। और आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार पढ़ा था मैंने, आज के अखबार में भी आ गया है कि एक इन्फेंट है, एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है बहरा, उसके बाहर एक कान पे यहाँ लगा दिया है एक रिसीवर, और एक इम्प्लांट अंदर ब्रेन में उन्होंने सर्जरी करके अंदर डाल दिया है। अब वो बच्चा बड़े आराम से सुन सकता है। अब ये तो आपने सुना, सिर्फ एक चिप लगी और आप सुनने लग गए। एक चिप ऐसी भी बनाई है इन लोगों ने जो आपकी रीढ़ की हड्डी में लग जाएगी, तो आपके ब्रेन के साथ आपके पूरे शरीर के कांटेक्ट वो बना देगी
यानी कि जो पैरालिसिस का जो कारण होता है, कोई नस ब्लॉक हो जाए तो आपको पेन रहता है परमानेंट, या फिर आपको पैरालिसिस हो जाए तो आपकी बॉडी काम नहीं करती है, तो क्योंकि दिमाग के जो संदेश हैं वो वहाँ तक नहीं जाते हैं, तो वो लोग इस तरह की चिप बना चुके हैं कि आपको लगे और आधे घंटे में आप चलने लग जाओ। अभी वो आएगी आने वाले टाइम में, और वो यहाँ गर्दन में लगाएंगे। अब ये गर्दन और दिमाग के साथ की रीढ़ की हड्डी के साथ और दिमाग के साथ इसका मतलब कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। अब ये लोगों को दिखाई क्या दे रहा है कि जैसे हेयरिंग एड लगी तो बच्चे को अभी सुनना शुरू हो गया, एक दिखना शुरू हो जाए, अंधे लोगों के लिए ऐसी चिप लग जाए अगर उनको दिखने लग जाए, और फिर ऐसे जैसे चश्मा आता है ना, अब तो गूगल का चश्मा आता है जो सब कुछ देख रहा होता है, उसके अंदर कैमरा लगा है और वही दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाए, तो बड़ा आसान। आपको ये टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन जो गेम है वो क्या है वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो एक पता लग गया कि आपकी पूरी शरीर को चलाने लग गया, एक आपके कान के लिए हो गया, एक आपकी आंखों के लिए हो गया। एक दूसरी चीज आपने सुनी होगी, इलोन मस्क ने ही पहले किया था कि हमने बंदरों पे परीक्षण किया था, 5 बंदर मर गए थे। जिस टाइम पे टीवी में और अखबारों में खबर आ रही है कि बंदर वीडियो गेम खेल रहा था, वो चिप लगने के बाद वो अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा था वीडियो गेम को, उस वक्त से 3-4 साल पहले हमने आपको बताया था, जिन लोगों ने सुना होगा हम लोगों को, कि भैया वो आदमी को कंट्रोल करने के एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, और वो आज से नहीं करे हैं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से कर चुके हैं वो लोग। यानी ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि इनकी भी नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं वो तो कुछ और खेल है। इससे ऊपर का खेल क्या है कि न्यूरालिंक में वो लोग आदमी की मेमोरी को पूरी तरह से रिप्लेस करने का एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब आप इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि पैदा होने से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है, इसी वक्त ऑन द स्पॉट मेरे पूरे दिमाग की मेमोरी को यहां से कॉपी करके, जैसे हार्ड डिस्क में करते हैं, और किसी दूसरे आदमी के दिमाग में इंप्लांट किया जा सकता है। यानी अगर मुझे अमर होना है, यहां तक की जिंदगी मुझे याद है, अब मैं किसी और के शरीर में जिंदा रह सकता हूं। यानी मेरी मेमोरी अगर वहां है तो मैं उसी तरह बोलूंगा, उसी तरह रहूंगा, वही मेरे सिग्नेचर्स, मुझे सब कुछ याद है ना, सब कुछ तो दिमाग से चलता है। तो यदि दिमाग को ही रिप्लेस करने का उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया है और उसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, तो फिर उनके लिए कितना मुश्किल है अमर होना। मतलब आप अगर कैलकुलेट करोगे, और थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ी गहरी रिसर्च में अभी नहीं जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत की तरह, वरना बंदा अगले दिन मिलेगा भी नहीं और ये पता है कि क्या हो गया था, आदमी तो ठीक ठाक था, फिर उसने वो पंखे पे क्यों लटका हुआ मिला, ये भी नहीं पता चलता। कारण क्या है कि कुछ दस्तावेज आपकी और हमारी पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी भी इतनी पुरानी है कि आज से 150 साल पहले कंपनी का मालिक जो था वो अपनी मेमोरी को रिप्लेस करके यदि किसी दूसरी बॉडी में वो अगर आता है, 5 साल का बच्चा है किसी का, मान लीजिए आपको कह दिया कि ये बच्चा मुझे दे दो, या 3 साल का बच्चा है, या अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लिया, या अपना ही कोई नया बच्चा और कोई ले लिया, तो 5 साल के बाद उसके दिमाग में उस मेमोरी को ट्रांसफ़र करना कितना मुश्किल है। यानी कहने को लग रहा है कि वो शरीर किसी और का है, पर वो आदमी तो वही है ना उसके अंदर जो जी रहा है, जो आदमी उसको कर रहा है। तो वो कंपनियां ट्रांसफ़र होती हैं, जब कंपनियां टेक ओवर करती हैं एक दूसरे को, तो जैसे टाटा मरा है तो कंपनी किसको जाएगी ये देखना पड़ेगा। अब टाटा किसको जाएगी, टाटा का मालिक कौन बनेगा, और उसका आगे पूरा कौन खेलेगा, क्योंकि टाटा एक मेंबर रहा है इसका। विप्रो का नंदन नीलकेणी हो गया, सॉरी इसका जो आधार कार्ड वाला, चाहे विप्रो का अजीम प्रेम जी हैं और टाटा है, महिंद्रा है, ये सब इस गेम के अंदर शामिल रहते हैं, और इनको पता है कि अपने कॉन्शियसनेस को कैसे हमें अमरत्व के लेवल पर लेकर के जाना है। जो देव दानव लड़ाई है वो बहुत अरसे से अमरत्व की लड़ाई रही है, और वो लोग अमर होना चाहते हैं, और उस अमर होने की प्रक्रिया में दुनिया के सारे संसाधनों पर कब्जा भी चाहते हैं। और वो सारे संसाधनों पर कब्जा करने का एक ही रास्ता है, जब देश के लोग, दुनिया के लोग ये कहने लग जाएं कि ये संसाधन हमारे नहीं हैं। जैसे कोयला तो अडानी का है,
गैस तो फलाने की है, ऐसा बोलने लग गए ना लोग बाग। अगली पीढ़ी को ये लगने लगेगा कि वही लोग मालिक हैं, जबकि असलियत में जो इस धरती पर रहने वाले वो लोग हैं। और CAA NRC ला करके आपकी नागरिकता ही समाप्त कर दी जाएगी। यदि आपको जानना है ना CA और NRC में क्या है, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उससे आप देश के नागरिक साबित नहीं होते हैं। देश के नागरिक साबित होने के लिए आपको अपनी कम से कम 3 पुश्तों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और वो एक ही जगह से होना चाहिए। यानी आपके दादाजी जहां पैदा हुए, आपके पिता वहीं पैदा हुए और आप भी वहीं पैदा हुए, और आपका तीनों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो ही आप इस देश के नागरिक माने जाओगे। तीनों में से एक का भी नहीं है तो नहीं माने जाओगे। तो ऑब्वियसली आपके दादा का आपको कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए आप कभी भी इस देश के नागरिक नहीं बन पाओगे अकॉर्डिंग टू CAA और NRC। तो इसलिए आपकी नागरिकता को समाप्त करके ये लोग ये आपके सारे संसाधनों पर कंट्रोल कर लेंगे। ज़्यादा बोलोगे तो आपके शरीर में केमिकल ऑलरेडी इन्होंने डाल ही दिया है बचपन से पैदा होने के बाद। हाँ, जो ये बच्चियों के अंदर एक जो समस्या ये आ रही थी ना, ये बचपन में पैदा होने के बाद जो बच्चों को वैक्सीन्स लगती हैं, इसका क्या परिणाम पड़ता है, इस पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी। मतलब मैं अगर सीधा बोल दूंगा ना तो आपका चैनल उड़ जाएगा कि उससे कुछ होता है। अगर मैं ये बोल दूंगा कि उससे होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी समझने वाले समझ ही गए होंगे, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा कि उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि उनसे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अगर आपको इस पर सही से जानकारी लेनी है तो डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की एक किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, इधर पढ़ी होनी कहीं पे, अगर कहीं होगी तो। वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट में कई बार अपने साथियों को दिखाता रहता हूँ, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। आपको भी दी थी मैंने, शायद आपके पास भी पढ़ी मिलेगी। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, उसमें प्यूबर्टी की तरफ कैसे जाते हैं बच्चे और क्या क्या नुकसान होता है, वो सब डिटेल्स दी हुई है। कोई बात नहीं, आप बाद में ढूंढ लीजिएगा, तब तक हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये बच्चों को, हाँ, ये द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, बिल्कुल यही वाली, तो इसको आप पढ़ के देखिएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले एक बार ज़रूर सोचना। तो इसमें आपके पास सोल्यूशन हो गया कि वो लोग आपको बीमार रखकर ही, केवल बीमार रखकर ही वो ये काम कर सकते हैं। और उस बीमारी में एक तो आपका सेक्सुअली आपको तोड़ना हो गया बेसिकली, एक तो जो आपने शुरू में सवाल बोल दिया, और दूसरा आपको मेंटली तोड़ना हो गया। मेंटली तोड़ने में क्या है कि जब आप सही और गलत का निर्णय ना ले पाओ। सही और गलत का निर्णय कैसे लेते हो? जब आपकी जो पाइनियल ग्लैंड है वो ठीक से काम कर रही है। जो पाइनियल ग्लैंड है वो काम करती है ठीक से जब आप बिल्कुल देसी खाना खाते हो, दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करते हो। और इसमें इसके खराब होने के 5-6 कारण बड़े हैं जो आपको देखना पड़ेगा। क्या आपकी बात को ना सुनने वाले, हमारे इस वीडियोस के ऊपर नेगेटिव कमेंट करने वाले, क्योंकि देखो मैं तो आपके बच्चे को बचाने की बात भी कर रहा हूं और मैं तो अपने बच्चे को बचाने की भी, यानी मैं तो सबके बच्चों को बचाने की बात कर रहा हूं। पर उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा कर रहा है या देवेंद्र को, या अगर मान लो मुझे कोस रहा है, तो एक बार उस व्यक्ति को ये जरूर देख लेना चाहिए कि भैया तेरे खान पान या तेरे आसपास ऐसा क्या है कि तेरी पाइनियल ग्लैंड खत्म हो गई है, जिससे तेरी सोचने समझने की क्षमता चली गई है, जिसमें सही गलत का निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहला आता है कि शरीर में किसी भी फॉर्म में एल्यूमिनियम नहीं जाना चाहिए। एल्यूमिनियम बहुत हैवी मेटल है, सीधा पाइनियल ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है और आदमी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। तो आपके घर में यदि कोई बर्तन है जिसमें एल्यूमिनियम में का, जिसमें खाना बनता है या कोई गर्म चीज़ होती है, पानी गर्म होता है, एल्यूमिनियम का कोई दरवाज़ा है जिसको आप बार बार खोलते हो तो एल्यूमिनियम का ही हैंडल होता है, तो जब आप खोलोगे तो वो आपके हाथों पे लगेगा ही लगेगा। 100% एल्यूमिनियम की और क्या क्या एल्यूमिनियम का है आपके आसपास, इसको एक बार गौर से देखिएगा तो आप देखोगे कि किसी ना किसी तरह से एल्यूमिनियम आपके घर में उन्होंने घुसा दिया है। और एल्यूमिनियम घर में नहीं घुसाएंगे तो वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट की पेज नंबर 22 पे जाओगे तो सबसे पहला ही इंग्रेडिएंट ग्लाइफोसेट के बाद में एल्यूमिनियम आता है। तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के रूप में हर वैक्सीन के अंदर है, जो 40-45 प्लस के बाद जाने के बाद क्लॉटिंग का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसीलिए जो बड़े बुजुर्गों में भी पहले गाँव में कभी कभी हार्ट अटैक होता था 60-65 साल की उम्र में, वो भी उन्हीं लोगों को होता था जिनको बुखार होने के बाद टीके लगवाने का शौक था।
भाई मेरे को तो टीका ला दे फटाफट, एक दिन में ठीक कर दे मैंने, तो वो वही लोग थे। तो क्योंकि हर इंजेक्शन के अंदर एल्यूमिनियम तो वो लोग डालते ही डालते हैं। तो एल्यूमिनियम एक कारण है। दूसरा एक कारक है, सॉरी, दूसरा कारक जो आपकी इस बुद्धि को खराब करता है वो है वाइट लाइट। जहां भी सफ़ेद लाइट आपको नज़र आए, चाहे वो आपके घर की ट्यूबलाइट है, चाहे वो आपकी गाड़ी की एलईडी है, चाहे आपके फ़ोन की लाइट है एलईडी, या आपकी गाड़ी का रिफ्लेक्ट करने वाले रिफ्लेक्टर सड़क के ऊपर देखोगे ना आजकल, तो क्योंकि 6 बजे के बाद ही हम लोग ट्रैवल करते हैं तो सामने वालों की लाइट आंखों में पड़ती रहती है। वो वाइट लाइट आपकी पीनियल ग्लैंड को ख़त्म करती, मतलब उसको रोकती है सही तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग करने में। तो वाइट लाइट जहाँ जहाँ है, अब इसका साथ में इलाज भी साथ के साथ ही बताते चलते हैं कि अपने घर के अंदर अपना बल्ब लगाओगे तो मिनिमम लाइट में आपको पढ़ना है। आपको झूठ बकाया इन लोगों ने, झूठ बोला इन लोगों ने कि ज़्यादा रोशनी में पढ़ना चाहिए, कम रोशनी में आंखें खराब होती हैं। असलियत में ज़्यादा रोशनी में आंखें खराब होती हैं। जो आपने चश्मा लगाया है ना, ये ज़्यादा रोशनी की वजह से ख़राब होने से लगाया है। जो मतलब जो हम हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बाहर खाते हैं, इनकी वजह से। मैंने जो चश्मा लगाया हुआ है ना, ये एंटी ग्लेयर है, ये नंबर का नहीं है। मेरे को शौक़ है थोड़ा सा ना लगाने का, तो ये मेरे को, मैं इसको लगाता रहता हूँ। तो ये एंटी ग्लेयर है, ये मतलब रिफ्लेक्शन की जो स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्ट पड़ता है ना, ये जो स्क्रीन है मोबाइल की, ये भी वाइट लाइट एमिट करती है जो सीधा पाइनियल ग्लैंड को अटैक करती है। तो इसी के लिए मैंने ये लगाया हुआ है एंटी ग्लेयर, जो आपको जो लेना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो वाइट लाइट को घर के अंदर भी आपको मिनिमम लाइट रखनी पड़ेगी। जैसे मेरे रूम की आप लाइट देखोगे, येलो कलर आपको दिखाई देगा, ये येलो रंग है मेरे रूम में। अब तीसरी चीज़ जो इसके ऊपर अटैक करती है, जो पाइनियल ग्लैंड के ऊपर अटैक करती है, वो ग्लाइफोसेट है। ग्लाइफोसेट मिलता है आपको किसी भी केमिकल सिंथेटिक ड्रग में, यानी कि जितनी भी आपको ड्रग्स दी जाती हैं एलोपैथी वाली, और जो आपका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसी से बनती हैं ये। और उसी से बनता है फर्टिलाइज़र, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और जितने भी ये हर्बिसाइड वगैरह होते हैं, यानी कि छिड़कने वाले रसायन जो खेतों के अंदर हैं। अर्थात आपके खेत में यदि केमिकल इस्तेमाल हो रहा है तो आपकी कॉर में आने, आपकी प्लेट में आने वाली हर कॉर वो ग्लाइफोसेट युक्त है, यानी कि आपकी पाइनियल ग्लैंड के ऊपर डायरेक्टली अटैक हो रहा है। चौथी चीज़ जो इस पाइनियल ग्लैंड पर अटैक करती है वो है मोबाइल डेटा का रेडिएशन, स्पेशली वाईफाई। यानी अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है, यदि आपके आसपास मोबाइल की रेडिएशन ज़्यादा है, कोई टावर नज़दीक में है, तो भी आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। पांचवी चीज़ जो आपको इस के ऊपर अटैक करती है वो है ऑडर। ऑडर मतलब स्मेल, ODOUR, ऑडर, ये वाला। यानी कि कोई भी चीज़ जो खुशबू वाली है, जो सिंथेटिक खुशबू है, जिसमें केमिकल वाली खुशबू, वो ये काम करेगी। जैसे मस्कीटो कॉयल हो गई, आपका वो बिजली में लगाने वाला होगा, मच्छर भगाने वाला हो गया, आपका पाउडर हो गया जो टेल्कम पाउडर है, साबुन है, सरफ है, कंडीशनर है, आपका फेस वॉश है, हैंड वॉश है, आपका टॉयलेट क्लीनर है, और जितने भी ये केमिकल वाले जो जूस आते हैं, पैकेट वाला जितना भी लिक्विड आता है, और आपका डिओड्रेंट हो गया, रोल ऑन हो गए जो ये अंडर आर्म के नीचे लगाते हैं, परफ्यूम हो गया, जितना भी ये सारा केमिकल वाला आता है। तो जो भी स्मेल वाली चीज़ें, जिसमें से भी स्मेल आ रही है आज के टाइम पे, वो भी सारा का सारा पाइनियल ग्लैंड पे अटैक हो रहा है। अब बताओ कहाँ से बचोगे भैया? सही और गलत निर्णय लेने की ताकत आपके अंदर बची कहाँ से? बीज नहीं छोड़ा, वाईफाई है, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि सॉल्यूशन क्या है। नहीं, एक छठी चीज़ तो आ जाओ, पहले 5 ही तो आई है अभी तक। छठी चीज़ भी है जो इसके ऊपर अटैक करती है, वो है फ्लोराइड, जो बहुत ज़्यादा अटैक करता है हमारी पाइनियल ग्लैंड पे, यानी कि हम लोगों को बीमार रखने में बड़ा रोल है फ्लोराइड का। फ्लोराइड जो है वो आजकल आप सुबह सुबह अगर 4 बजे आपके यहाँ पानी आता है, 4 या 5 बजे, तो एक बार अपना पानी चेक करो, वो पानी सुबह सुबह सफ़ेद हो जाता होगा। यानी बाल्टी में जब आप भरोगे ना उसको अर्ली मॉर्निंग, तो वो सफ़ेद हो जाएगा, एकदम झाग से बनेंगे उसके अंदर। इसका मतलब है वो फ्लोराइड है। तो जो भी पानी की टंकी में सप्लाई वाला बंदा है, उससे पूछ कर देखोगे तो वो बोलेगा जी हमको ऊपर से एक पाउडर मिलता है जो हमें उस जो वो
होता है ना, ट्यूबवेल होता है, उस ट्यूबवेल की पाइप के ऊपर रख देना है और उसमें डाल देना है, वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके हर कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो भैया अब इससे बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको किसान बचाना पड़ेगा, किसान को उस लेवल पर समझाना पड़ेगा कि तुम्हें अपने खेत में कुछ भी केमिकल नहीं डालना है। इसके लिए जनता सरकार मोर्चा कोशिश कर ही रहा है, अपने वहाँ पर जो भी कार्यक्रम करता है किसानों को हम बताते हैं कि पहली बार में ही आप पूरी पैदावार कर पाओगे, केमिकल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ख़रीदने वाले लोग भी मिलेंगे आपके सामान को ख़रीदने वाले, और आपको ये आधा जो खेती है ये दोबारा से देसी बीज के साथ करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो आप कहने भर को किसान अपना 1 एकड़ में कहता है मैं खाने लायक जितना भी उगाता हूँ ना मैं उसमें केमिकल नहीं डालता हूँ, वैसा बोल देगा वो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका बच्चा जिस हॉस्टल में खाना खा रहा है, उसका बच्चा जिस मेस में खाना खा रहा है, जिस कैंटीन में खा रहा है, जो बिस्किट आपके खेत में आ रहे हैं, जो आपके गांव में आ रहा है, जितना भी राशन आपके गांव में वापस घूम के आ रहा है, वो सारा उस केमिकल वाले अनाज का है जो आपने बाकी के खेत में बोया था। तो इसलिए आपका बच्चा वही खा रहा है जो आप खेत में उगा रहे हो। तो किसान को यहाँ अवेयर करना पड़ेगा। वाईफाई वाला केस में आपको जब डाटा चाहिए तब ऑन कर लो, बाकी बंद रखना पड़ेगा परमानेंट। यदि ये आप नहीं कर सकते तो फिर बहुत बड़ा नुकसान झेल रहे हो। मतलब कोशिश करो कि कंप्यूटर में यूज़ करो तो तार के साथ करो, लैन के साथ, ना कि वायरलेस इसको इस्तेमाल करो। वायर्स के साथ बहुत कम, मतलब आने वाले टाइम में तो यहाँ तक करना पड़ेगा जब सुसाइडल थॉट्स बढ़ने लगेंगे, जब लोग हिंसक होने लगेंगे, जो शरीरों में जो वैक्सीन्स डाली हुई है ना इन लोगों ने, और जब 5G के टावर की रेंज बढ़ेगी तो सांस रुकेगा उन लोगों का, दम घुटेगा उनका, और वो मतलब हार्ट अटैक हो के पड़ेंगे खटाक 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 खटाक, पूरी फैमिलीज खत्म होएंगी आने वाले टाइम में, देखना आप। तो उससे बचने का रास्ता ये है कि हर गाँव को अपने गांव में जैमर्स लाने पड़ेंगे कि हमको इंटरनेट और मोबाइल का कनेक्शन ही नहीं चाहिए। अगर बच्चे बचाने हैं तो जैमर ऑन कर लो ना, सुबह से मान लो रात को 8 बजे जैमर ऑन कर दो पूरे गांव का, 7 बजे कर दो कि 7 बजे से लेकर और सुबह के 8 बजे तक कोई इंटरनेट नहीं चलेगा गांव के अंदर। मतलब अपने घर में तो कम से कम कर ही सकते हैं कि घर में इंटरनेट मत चलाओ, उतना तो रेडिएशन बचाओ कम से कम। और तीसरा मतलब इसके अंदर क्या है, पानी का है, तो जितना पानी आए उसको उबाल के रखो, और उबालना केटल में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। केटल में उबालोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा उसके अंदर, बिजली की कोई वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी गर्म करने में। और अगर धुएं के साथ गर्म कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, चूल्हे पे या फिर उसमें लकड़ी पे। अगर आप गैस पे ही कर रहे हैं कोई बात नहीं, पानी उबाल के रख लो, वो फ्लोराइड वाला पानी है उसका इलाज, पानी उबाल के रख लो। और साथ के साथ पानी में अगर 1 चम्मच 1.5 चम्मच राख भी डाल सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो अम्ल को काटती है। पेट में अगर एसिडिटी होती है आपको तो वो मतलब वो क्षारीय होती है, वो अल्कलाइन होती है, मतलब राख जो होती है ना अल्कलाइन होती है। तो अल्कलाइन कुछ भी खाओगे वो अच्छी चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है, जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो अब ये हो गया इसका, वाईफाई का हो गया, और क्या ग्लाइफोसेट का बता दिया मैंने आपको। ऑर्डर का है, आपको केमिकल की ज़रूरत कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स होने की ये बात नहीं करते। जैसे क्रीम के लिए बोलेंगे हल्दी और चंदन से युक्त है, तो हल्दी और चंदन ही लगाओ भाई। वो कहेंगे क्रीम वाली साबुन है तो क्रीम ही लगा लो ना। वो कहते हैं कि इसमें शिकाकाई, रीठा और आंवला है तो शिकाकाई, रीठा और आंवला लगाओ ना। केमिकलों की ज़रूरत कहाँ पर है भैया आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ उसके अंदर चाहिए वो चीज़ यूज़ करो ना। इफ नेचर डिड नॉट मेक इट, डू नॉट टेक इट, सिंपल सा फंडा। जो चीज़ आप खा नहीं सकते शरीर पे मत लगाओ, बस ये रूल है। क्योंकि स्किन जो है ये खाती है, स्किन सांस भी लेती है, और स्किन जो भी स्किन पे लगाओ उसको पी जाती है। तेल लगाओ आप, पी जाएगी ये। तो स्किन का जो बैक्टीरिया है वो हमारे गट के बैक्टीरिया से बात भी करेगा, वो बात करता है रेगुलरली, और वो कहता है शरीर पे फलानी चीज़ आई है, ढिमकानी चीज़ आई है। तो गट वाला बैक्टीरिया बोलेगा नहीं नहीं ये वाली चीज़ हमारे लिए अंदर के लिए सही नहीं है, तो इसको रोकने की कोशिश करो। वो रोकने की कोशिश में वो रोम छिद्र को रोक देता है। रोम छिद्र रुक गए, पसीना आना बंद हो गया, तो आपका वो मतलब फिर से वो जो ग्लैंड्स जो थी वो इनएक्टिव हो जाएंगी, और फिर उसके बाद फिर वो उसी तरफ चल पड़ेगा हमारा शरीर, जो बीमारी की तरफ हमको ले करके जाता है। तो इसलिए इनका इलाज क्या है, चीज़ को समझ लिया
और उसका इलाज उसके आसपास ही मिलता है आपको। हमेशा कोई भी कारण है, उस कारण का निवारण कर दो तो आपको इलाज मिल जाएगा, और अगर कारण ही समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि हमको अपनी अगली जनरेशन्स को बचाने की जब हम बात करेंगे, तो उसमें अगली जनरेशन को समझ देना अनिवार्य है। आपका शरीर ये है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे हेल्दी रहता है, ये इस तरह से बीमार होता है, इन चीज़ों से बीमार होता है, इन चीज़ों का ये असर होता है, ये पता लग जाए बस। उसके बाद उसको थोड़ी बताना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने जो अभी पूरी चर्चा में आपने बताया कि इस चीज से बचना है, और ये जो चीज है इसका वो है समाधान भी आपने साथ में बताया, लेकिन आप जैसे जो पहले आप बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे बार बार संसाधनों पे जो है ये कब्जा कुछ लोग जो है करते जा रहे हैं, इनको जी जी कंट्रोल चाहिए। हाँ तो अगर उस टोटल कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो वहां पे ये नजर आता है कि एक आम आदमी के दिमाग में बार बार वो सवाल उत्पन्न होता है कि जैसे कोयला है, कोयले हमें खपत चाहिए तो हमें खरीदना है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली हम आम आदमी बिजली उत्पन्न कैसे करे, तो बिजली भी हमें कहीं से खरीदनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। अब इन चीजों की लड़ाई हम एक आम आदमी इन चीजों की लड़ाई कैसे लड़े और कैसे अपनी चीजों को बचाए? कुछ नहीं करना होता है इसमें राहुल भाई। देखो मैं आपको जो आपने बोला है संसाधनों पर कंट्रोल, हमारा सवाल क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2011 का एक वर्डिक्ट है जिसमें उन्होंने आदेश दिया और अपना निर्णय दिया कि जो ये संसाधन है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे पानी हो, जंगल है, फल है, या फिर ये बांध हैं, सॉरी रिवर्स हैं, और कोयला है, सोना है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम है, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, इन सब पर देश की जनता का अधिकार है, ये उन्होंने वर्डिक्ट दिया। तो इसीलिए ठेके छूटते हैं इसके ना। और ठेका होना तो चाहिए ट्रेजरी में जमा पैसा, लेकिन ट्रेजरी में नहीं होता है, और बहुत सस्ते रेटों में ये लोग सेटिंग करके एक दूसरे को वो सेटिंग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है, जो बात ये है वो ये है कि हमको एक तो सही लड़ाई अगर लड़नी है तो ये लड़ाई लड़नी है कि जितना भी संसाधन है देश के अंदर, जितना भी संसाधन है, उससे जितना प्रॉफिट होता है, उस सारे प्रॉफिट में हमें देश की जनता के लिए प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी चाहिए। सबसे पहली लड़ाई तो सिंपल सी बात है ना, कि आप जितना प्रॉफिट उद्योगपति कमा रहा है उसको जितना चाहिए, मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, एक एक मतलब एवरेज अगर आप लगा करके देखो तो एक एक दिन का 8-8 हज़ार करोड़ रुपए की आमदनी, ये कोई लॉजिक थोड़ी बनता है किसी एक व्यक्ति को। मतलब आपने ऐसा क्या किया है कि आपको 8,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? मतलब अल्टीमेटली तो जितने लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग उन सबको हो जाए, या फिर वो देश की जनता के साथ हो, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो देश के संसाधनों को ध्यान में रख के उनको बेच करके कमाया है ना। अब आपने एक ज़मीन खरीद ली, एक्वायर कर ली, उसके ऊपर आपने एक रोड बना दिया, उस रोड से आपको टोल से इतने लाख रुपए महीने की आमदनी हो रही है। किसान को तो एक बार पैसा दे करके उसके बेटे ने तो पिस्टल खरीद ली थी, वो तो गोली मार के जेल में पड़ा है, वो तो तफरीबाजी करके गाड़ी पे मतलब उल्टे सीधे काम करके वो तो एक्सीडेंट करके घर, वो तो टांग तुड़वा के पड़ा है जिस जमींदार की ज़मीन एक्वायर हुई थी। और आपने जिसने ज़मीन ली थी वो अब जिंदगी भर वहाँ से टोल कमाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो जिंदगी भर टोल कमा रहा है, तो उसका एक हिस्सा उस किसान को परमानेंट जाना चाहिए जिसकी वो जमीन थी। और अगर आपके यहाँ बिजली का कोई संयंत्र लगा है, कोई पावर प्लांट लगा है, तो पावर प्लांट से जितना आमदनी होगा उस आमदनी में हिस्सा उन किसानों का होना चाहिए। वो कोल जिसका है वहाँ उसका हिस्सा वहाँ के लोगों का होना चाहिए, स्थानीय लोगों का। सबसे पहली बात तो यह है कि स्थानीय लोगों का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है और ये कोई इलॉजिकल डिमांड नहीं है। ये लॉजिकल डिमांड है कि एक व्यक्ति को सारा प्रॉफिट खाने की नीतियां ऐसी तो बननी ही नहीं चाहिए ना कि एक आदमी सब कुछ खाता रहे और एक आदमी का तो मतलब उसका तो हजम ही नहीं हो रहा है उससे, तो और बाकी के लोग भूखों मर रहे हैं। ये तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि जैसे आप कह रहे थे ना कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अगर सिर्फ आदमी को जीना सिखा दें, आदमी को सिर्फ इतना बता दें कि तुम्हारा ज़िंदगी में आने का पर्पज़ क्या है, तुम्हारा इस धरती पर आने का पर्पज़ क्या है,
तुम किसी की नौकरी बजाने के लिए पैदा नहीं किए थे परमात्मा ने, तुम इसलिए नहीं पैदा किए थे कि तुमको सुबह से लेकर रात तक तुम कागज़ के चिल्लर इकट्ठे करते रहो और फिर आखिर में वो सारे चिल्लर 40-45 तक तो आप अपने शरीर को बीमार कर लो वो चिल्लर इकट्ठे करने के चक्कर में, और 45 के बाद वो सारे चिल्लर फिर अस्पतालों को पूज के फिर खाली ठन गोपाल होकर के फिर मर जाओ, अगली पीढ़ी को फिर मेहनत करने के लिए लगा दो। इसलिए थोड़ी ना आप पैदा हुए थे बेसिकली। तो उसका कोई सिस्टमेटिक तरीके से कैसा जीना है, इस पर बड़ी लंबी चर्चाओं का दौर है ये, इस पर बहुत गहन चर्चा होती है, लिटरली इसके ऊपर चर्चाएं होती है कि असल में तुमको क्या करना है, लड़ाई कैसे लड़नी है। ये लड़ाई कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई आंदोलन करना है, कोई बड़े आंदोलन करने हैं, हमको सिर्फ बात का पता हो और उस बात पे सवाल पूछने आते हों, और कोई हमको ज़बरदस्ती जैसे गाँव में जो इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं, आपके बच्चों को वैक्सीन लगाने आया उससे सवाल पूछने आने चाहिए। स्कूल में टैबलेट दे रहा है मास्टर जी, उससे पूछ लो आयरन की टैबलेट तुम क्यों दे रहे हो, पहले ये बताओ। स्कूल में मास्टर जी ने आयरन की टैबलेट देनी है, आयरन की टैबलेट क्यों ज़रूरत पड़ी, पहले ये बताओ। वो बोलेगा जी सरकार का आदेश आया है। सरकार को कैसे पता कि मेरे बच्चे को आयरन की ज़रूरत है? जिसको डेफिशिएंसी है उसी को तो ज़रूरत है, जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसको तो नुकसान करेगी ना वो, जिसको आयरन सिंथेटिक आयरन दोगे आप। और आयरन आपको लेना होता है तो आयरन किस किस चीज़ से मिलता है वो चीज़ें तो आपने गांव से गायब कर दी, उन पे तो पेस्टिसाइड छिड़क दिए आपने। अब मतलब आपके पालक तो हो नहीं रहा है, अमरूद तो आपने कटवा दिए कि आपको फसल उगानी थी, वहाँ से आयरन मिलना था आपको। मतलब आयरन की चीज़ें ख़त्म करके आप गोलियाँ दे रहे हो आयरन की, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना। मतलब आपको जो चाहिए, जैसे मैंने बताया लॉजिक्स कुछ रखो, जो आप खा नहीं सकते वो बॉडी पे मत लगाओ, और इफ़ नेचर डिड नॉट मेक इट डू नॉट टेक इट। बस ये लाइन याद रखो परमानेंट, जिस चीज़ को कुदरत ने नहीं बनाया है वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, बात खत्म। अदरवाइज यार कुदरत ने इतनी सारी चीज़ें बना दी, दुनिया जहान के पंख लगा दिए, दुनिया जहान की चीज़ें लगा दी, इतना आपका शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक एक सेल इतना तगड़ा तरीके से डिज़ाइन करके बना दिया, उसको वो चीज़ें और बनाने में क्या तकलीफ थी यार? जो चीज़ें आप धक्के से बनाई जा रहे हो, खाम खाई, उसको टेक्नोलॉजी का नाम दे के विकास का नाम दे रहे हो। जब सभ्यताएं जब प्रकृति के हिसाब से चल रही थी तब ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत थी, ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत थी, तब सब कुछ नेचुरल तरीके से हो रहा था। असल में ये सारे केमिकल्स और ये सारी टेक्नोलॉजी आपको लो वाइब्रेशन पे रखने के लिए है। असल में ये आपको मतलब ठीक रखने के लिए नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आपको लो वाइब्रेशन पे रखने के लिए। जो मैंने आपको बताया है कि जो आपकी म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी बदली गई, जो मैंने आपको बताया, जो आपके घर में मशीनें हैं, आपका पंखा, आपका कूलर, आपका एसी, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, इनका इंजन जो क्या कर रहा है, ये चारों तरफ ऐसी वाइब्रेशंस छोड़ रहा है जो आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस को ख़राब कर रही हैं असल में। तो ये लंबा, ये अलग विषय पे हम लोग बात कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा गहराते जाएंगे हम और डीप में जाते जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली इनका पर्पज़ है, आपको कहेंगे तो ये कि आपका विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। असल में एडवांसमेंट नहीं हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है लोगों का भरोसा टूट रहा है, एडवांसमेंट हो रही है नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, और आप गरीब होते जा रहे हो, कर्जदार होते जा रहे हो, बीमार होते जा रहे हो, परमानेंट सारे घरों में सारी बीमारियां आ गई हैं। कैसी एडवांसमेंट है यार? आपको परिवार छोड़ने पड़ रहे हैं, कैसी किस तरह की एडवांसमेंट है? इट्स मतलब इलॉजिकल बेसिकली। तो थोड़ा सिस्टम से अगर सोच के चलें, अगर हम थोड़ा तरीके से सोचें तो शायद हमारे लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग किधर जा रहे थे, किधर जाना था, और अभी किधर को चल पड़े हैं। तो ये थोड़ी सी दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी है। ये डॉक्टर साहब आप लाइन का इस्तेमाल किया कि नेचर डजंट मेक इट डोंट टेक इट। आई थिंक ये इट इज समथिंग दैट इज लाइफ चेंजिंग। ये कोई इस चीज को अपना ले, हाँ, जीवन में इसको अपना ले तो ये जिंदगी बदल सकती है, बिल्कुल बदल जाएगी ज़िंदगी। और जो आपने एक नया पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया चीज़ों को लेके कि ये टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, तो उस गेम को आपने जो बताया एंगल के साथ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। आप थैंक यू, शुक्रिया करते हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।